Hello and welcome everybody for our new lesson in civics, power sharing. And in this lesson, first of all, we are going to know about what is power sharing. Power sharing क्या होता है? We all know that in democracy, the power is shared, and the power is shared between maybe the central government, the state government, and sovereign governments, or between the various branches of the government, maybe the legislature, judiciary, or the executive. So power sharing is a must for the running of the democracy in a very smooth process. तो पावर शेयरिंग अति आवश्यक है, इसीलिए आवश्यक है क्योंकि पावर शेयरिंग यदि रहता है तो इससे जो काम होता है वो सुचारू रूप से चलता है और जो काम होता है सबसे अच्छा होता है. तो पावर शेयरिंग आवश्यक क्यों है? फॉर प्रॉपर रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर the proper running of democracy, for smooth coordination, reduces conflict, and solve in a रैशनल वे. तो कहने की ये मतलब है कि पावर शेयरिंग यदि सही से होता है तो डेमोक्रेसी फंक्शन स्मूथली करता है. अच्छा, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, झगड़े नहीं होते हैं. ये झगड़े होते भी हैं तो उसको सुलझाया जा सकता है बिना किसी कैओस के या बिना किसी टेंशन के. इसके अलावा कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? समन्वय, तालमेल बैठाना. तो बहुत ही आसान है डेमोक्रेसी में तालमेल बैठा के कोई भी काम करना आसान है. तो कोऑर्डिनेशन में भी डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है. इससे अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सकता है और समस्याओं का सबसे अच्छा हल निकल सकता है. वी नीड पावर शेयरिंग फॉर कोऑर्डिनेटिंग in democracy. Then we are going to study in this lesson about two nations. These two nations are identical because of their size, their area and their ethnic composition. तो दो कंट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है. द फर्स्ट कंट्री हम लोग का बेल्जियम. बेल्जियम जो कंट्री है इसका साइज हमारे हरियाणा जो स्टेट है इंडिया में उसके बराबर है. और बेल्जियम के बारे में जानने से पहले हमको पहले देखना पड़ेगा लोकेशन इसका कहाँ पे, वेयर इज लोकेटेड. इट इज लोकेटेड इन यूरोप. ये यूरोप में लोकेटेड है. और इसके नेबर कौन कौन है? इसके नेबर्स में है फ्रांस, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी. These three countries are the neighbors of Belgium. And what type people live here? यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पता करेंगे. The people who are living here in the Flemish region. The people live here are Dutch speaking. And are 59% of the population. फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं. और टोटल पॉपुलेशन जो है बेल्जियम का उसका 59% है. ये टोटल पॉपुलेशन में इनका शेयर है. दूसरा रीजन है इसमें वैलोनिया. इन द वैलोनियन रीजन 40% population living here, they are of the French origin. तो वैलोनिया रीजन में जो लोग रहते हैं उस फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं. और ये पूरे पॉपुलेशन का बेल्जियम का 40% है. तो 59% डच हो गए, 40% फ्रेंच हो गए.
तो जो रेस्ट पॉपुलेशन है 1% वो जर्मन स्पीकिंग पीपुल का है। Then we have found here what? We found here that Belgium is a country in Europe surrounded by the neighboring nations France, Germany, Netherlands. Here the people live are mostly the Dutch, who are in majority, 59% total population. They live in mostly in the Flemish region. 40% people are of German origin, sorry, French origin. They live in the Flemish Wallonia region, and the rest 1% is German speaking people. These are the ethnic composition of Belgium. ethnic मतलब क्या होता है कि एथनिक कंपोजिशन वो होता है जो किसी ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करता है, रीति रिवाज में, कल्चर में, या उसके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें एक अलग होता है, हर मामले में दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, उसको एथनिक हम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, ये जो राज्य का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके जो कल्चर है, ट्रेडिशन है या पूजा पाठ की पद्धति है वो बाकी इंडियन से कुछ अलग है, तो वो लोग एथनिक रूप से अलग कम्युनिटी हुए। इसी तरह यहाँ भी 3 तरह की कम्युनिटी हैं, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। ओनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एथनिक कम्युनिटीज इन बेल्जियम। नाउ द प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रॉब्लम? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग पीपुल थे वे मेजोरिटी में ज़्यादा थे, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, जबकि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा प्रॉस्परस थे। दिस वाज द मेजर कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन द between the French and the Dutch speaking people. The major problem was the traditionally backwardness of the Dutch people to the French people in terms of education and property. Then we are going to the next country, which is Germany, which is Sri Lanka, sorry. Sri Lanka. We all know that Sri Lanka is a neighboring country of India, located in the Indian Ocean and is south of India. ये भारत के दक्षिण में है, आइलैंड है, और इसका भी एरिया बेल्जियम के लगभग बराबर है। Then the people who live in Sri Lanka, they are the Sinhala speaking people, the Tamils, they may be Hindu or Muslim, and the rest is the Christians. In Sri Lanka, we found that the majority of the people are Sinhala or Sinhala speaking people. The Sinhala speaking people, their religion is Buddhism. ये लोग बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, सिंघला पीपुल। तमिल जो हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, और ये लोग अपने अपनी धार्मिक मान्यता के हिसाब से धर्मों को मानते हैं। Then the Christians are there in the minority and they follow the Christian religion. So we found here these are the ethnic communities in Sri Lanka. Now the problem. How did the problem start in Sri Lanka? The first problem was in 1956. A Majoritarian Act was passed. में एक्ट पास किया गया जिसमें सिंघला भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया, मतलब ये ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का, और तमिल भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया। दिस वाज द फर्स्ट मेजोरिटेरियन स्टेप एडॉप्टेड टू मेक सिंघला द डोमिनेंट लैंग्वेज इन श्रीलंका एंड विदाउट कंसिडरिंग तमिल। तमिल भाषा को हाशिए पे डाल दिया गया या उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। सेकेंड था दिक्कत कि इन द जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज द सिंघला वर गिवन मोर प्रेफरेंस। सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में सिंघला भाषा बोलने वाले लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तमिल को महत्व नहीं दिया जाता था।
And the third one was that when the Tamils wanted a separate state or electoral for contesting in elections, they were denied. जब तमिल ने डिमांड किया कि हमको नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में, जहाँ पर मेजोरिटी में है, एक सेपरेट स्टेट दिया जाए और हमारे भी मतलब नेता चुनाव में खड़े हो सके, चुनाव लड़ सके, तो उनको डिनाई कर दिया गया. दे आर नॉट गिवन एनी अटेंशन टू दैट मैटर. दिस वाज द मेजर एरिया ऑफ डिस्प्यूट. तो डिस्प्यूट तीन थे. क्या क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल था डिस्प्यूट भाषा के आधार पे, सिंहला भाषा को महत्व दिया गया, तमिल को नहीं. दूसरा था कि बौद्ध धर्म जो था उसको बढ़ावा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान लाके. और तीसरा था कि उनका जो सेपरेट स्टेट का डिमांड था तमिल एलम का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया. दिस वाज द थ्री डिफरेंसेस एंड दिस लेड टू अ सिविल वॉर. In the 80s, it is led to a civil war between the Tamils in Sri Lanka and the Sinhala people. And civil war is a situation in which the citizens among a country fight among themselves. Civil war क्या होता है? ग्रीजुडिस को कहते हैं कि सिटीजन जो होते हैं आपस में खुद ही लड़ने लगते हैं और इसे बाहरी हस्तक्षेप के बिना वो लोग खुद में आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, अशांति फैलती है. दिस क्रिएटेड ए ह्यूज सेटबैक फॉर श्रीलंका एंड इट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस वाज स्टॉप्ड. तो सिविल वॉर जो था श्रीलंका के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ और सिविल वॉर के चलते श्रीलंका पीछे चला गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी और प्रोग्रेस के रास्ते से भी हट गया एकदम से. सो द मेडिटेरेनियन पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द श्रीलंका इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दे डिड नॉट प्रेफर द तमिल्स एज ए सिटीजन ऑफ देयर कंट्री. उन्होंने तमिल्स को कभी अपने देश का सिटीजन माना ही नहीं एंड दे डिड नॉट कंसिडर देम फिट फॉर स्टेइंग. देयरफॉर दे डिनाइड देम देयर राइट्स व्हिच वर टू बी गिवन टू देम. So these are the situation of the two countries. In the next topic we will study about how these countries dealt with this situation. Very much thank you for listening to me. Have a good day.